कोमल की नई नई शादी हुई थी और आज उसकी शादी का पहला दिन था। आकाश ने सभी परिवार वालों की मंजूरी से कोमल के साथ प्रेम विवाह किया था। अपने पिता के घर से विदाई लेकर मैं आकाश के घर आई थी और वह देख रही थी कि आकाश के माता पिता बहुत खुश थे और वह दोनों कोमल से बहुत प्रेम से बातें कर रहे थे। जल्दी जल्दी से आरती की थाली सजाई गई और चावल का भरा लोटा दरवाजे पर रख दिया। कोमल और आकाश कभी एक दूसरे की ओर देखते तो कभी परिवार वालों की ओर, जो उनके गृह प्रवेश की तैयारी में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद आकाश की माँ जी ने उनकी आरती उतारना शुरू की। सभी परिवार वाले दरवाजे पर ही खड़े थे। आरती उतारने के बाद उन्होंने कोमल को चावल से भरा लोटा अपने पैर से गिराकर अंदर आने को कहा, तो कोमल ने धीरे से अपना पैर उठाया और चावल से भरे लोटे को जोर से लात मार दी। लोटा लुढ़कते हुए सामने वाली दीवार पर जा लगा। यह देखकर सभी हैरानी से कोमल की ओर देखने लगे थे। कोमल ने कांपती आवाज़ में कहा, माँ जी, मैंने तो बिल्कुल धीरे से पैर लगाया था, पता नहीं कैसे यह इतनी दूर जा गिरा। आकाश के पिता ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, आओ अंदर आ जाओ, मेरी आंटी पहलवान है। पास खड़ी एक छोटी सी बच्ची ने खुश होते हुए कहा, जिस पर सभी हंसने लगे। कोमल अंदर तो आ रही थी, लेकिन उसके मन में अब भी यही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ जो उसके धीरे से पैर लगाने मात्र से चावल का भरा लोटा इतनी दूर जा गिरा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह अभी 2 कदम ही चली थी कि उसके कानों में एक तेज हवा का झोंका लगा। इसमें हल्की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जैसे मालूम हुआ कि कोई कह रहा है, भाग जा यहाँ से। इसके बाद कोमल के मन में डर ने भी डेरा जमा लिया था। उसके चेहरे का रंग उड़ा देखकर आकाश ने उससे पूछा, क्या बात है कोमल, चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? इस पर कोमल ने सोचा कि अभी कुछ बताना ठीक नहीं होगा और उसने कहा कि कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और वह दोनों घर के अंदर चले गए। सभी रस्म व रिवाज पूरे होने के बाद आकाश के माता पिता अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और आकाश भी अपने कमरे में आ गए। कमरे में आने के बाद कोमल चुपचाप बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे का रंग अभी तक उड़ा हुआ था। पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। तो कोमल ने कहा, कुछ तो बात है, बताओ क्या बात है, घबराई क्यों लग रही हो? आकाश ने कोमल को बिस्तर पर बैठाते हुए पूछा। तो कोमल ने कहा, मुझे ना इस घर में आने के बाद से ही बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। इस घर में कुछ है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। कोमल ने आकाश का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो उस पर आकाश की हंसी छूट गई। मैं सच बोल रही हूँ और आप हंस रहे हो? तो कोमल की यह बात सुनकर आकाश ने कहा, अरे बाबा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना बात के ही घबरा रही हो। नहीं, बिना बात के नहीं, आप यकीन करो, मैंने चावल के लोटे ऊपर से सिर्फ छुआ था और आपने देखा ना वह लोटा कितनी तेज़ी से दीवार पर जाकर लगा। और यही नहीं, जब मैंने अंदर आने के लिए पैर बढ़ाए तो मेरे कानों में एक अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई कह रहा हो कि भाग जाओ यहाँ से। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफ़ी थक चुकी हो, थोड़ा आराम करोगी तो सब अच्छा हो जाएगा। आकाश की बात पूरी होने से पहले ही अचानक घर की लाइट चली गई। लाइट जाते ही अंधेरा हुआ तो कोमल और ज़्यादा घबरा गई और घबराहट से अपने पास बैठे आकाश से लिपट गई। मैंने कहा था ना, कुछ है इस घर में। कोमल ने घबराहट में आकाश को कस के पकड़ लिया। अरे बाबा, कुछ नहीं है, कभी कभी यह बिजली की समस्या हो जाती है, घर में भी अभी ठीक करके आता हूँ। उसने कोमल के चेहरे को प्यार से हाथों में संभालते हुए कहा। तो कोमल बोल उठी, नहीं, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अरे बस यूं गया और यूं आया, बस 2 मिनट बैठो, तुम सब ठीक है। इतना कहकर आकाश अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चला गया। आकाश को गए अभी कुछ पल ही हुए थे कि कोमल की नज़र सामने टंगी एक फ़ोटो पर पड़ी, जिसमें आकाश ने अपने हाथ पर बनी घड़ी को देख रहा था एकटक। थोड़ी देर में अचानक उस फोटो में आकाश की नज़र घड़ी से हटकर कोमल पर आ गई और अब उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह फ़ोटो से बोल रही थी और उसके आंखें भी घूम रही थीं। कोमल काफ़ी डर चुकी थी और उसकी निगाहें अब उस तस्वीर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कुछ ही पल में उसने देखा कि इस तस्वीर में आकाश अपनी कलाई को ताव देकर घुमाने लगा। कोमल डर के बिस्तर के कोने में चली गई और उसने अपनी आंखें बंद करके ज़ोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि तस्वीर में अब कोई हलचल नहीं थी और अब वह सामान्य दिख रही थी। मैं जल्दी से अपना लहंगा संभालते हुए बिस्तर से नीचे उतरी ताकि वह बाहर जा सके, लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे के सामने खड़ी एक चुड़ैल पर पड़ी। उसका चेहरा बहुत डरावना था। यह देखकर वह डर के पीछे हटने लगी, लेकिन उसने देखा कि वह जो चुड़ैल है उसे घूरते हुए उसकी ओर आ रही है।
उसकी चीखें भी नहीं निकल रही थीं और वह बाहर भी नहीं जा सकती थी। मैं लगातार चीखने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तेज़ हवाएं चलने लगी थीं, खिड़कियों के पर्दे हवा से लहरा रहे थे, जिन्हें देखकर कोमल बहुत ज़्यादा डर गई थी। वह भाग कर के पीछे हट गई और उसे लग रहा था कि वह तुरंत अभी भी वहीं दरवाजे पर खड़ी है। इसलिए वे धीरे धीरे बिस्तर के पीछे छुपकर दरवाजे की ओर देखने की कोशिश करने लगी। और भी ज़्यादा चौंक गई जब उसने देखा कि दरवाजे पर अब कोई चुड़ैल नहीं थी। वह ठीक उसके पीछे खड़ी थी और वे उसे पकड़ने ही वाली थी। जैसे ही नज़र उस पर पड़ी तो वे तुरंत वहाँ से हटकर दरवाजे की ओर भाग खड़ी हुई। उसके दरवाजे पर पहुँचने से पहले लाइट आ चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो आकाश सामने था। वह भागकर आकाश से लिपट गई। ज़ोर ज़ोर से रोते हुए उसने दीवार की ओर इशारा करते हुए बोली, मैंने कहा था ना यहाँ कुछ है। वह देखो वहाँ चुड़ैल है जो मुझे मार डालेगी। अरे बाबा कहाँ हैं तुम यार, मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आकाश ने कमरे में चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए कहा। कोमल अब भी अपने आप को आकाश की बाहों में छुपाए हुए थी, कमरे की ओर देखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अरे बाबा वहाँ कुछ भी नहीं है, देखो उधर कहाँ है चुड़ैल, बताओ, आकाश ने ज़ोर से कहा। तो कोमल ने कमरे की ओर देखा, कोई चुड़ैल नहीं थी। पर्दे और खिड़कियाँ बिल्कुल शांत हो गई थीं। आकाश ने उसे लेकर पर्दों के पास गया और एक एक करके सभी पर्दों को उठाकर देखा। वहाँ कोई चुड़ैल नहीं थी, लेकिन कोमल के मन में अब भी यही चल रहा था कि चुड़ैल कहीं ना कहीं किसी कमरे में है। इसलिए वह चारों ओर देखे जा रही थी। काफ़ी देखने के बाद जब उस कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दिए तो आकाश कोमल को बिस्तर पर ले गया और वहाँ बैठाकर समझाने लगा कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी समझाने के बाद भी कोमल मानने को तैयार नहीं थी कि कमरे में कोई चुड़ैल नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ था उसने उसे बहुत डरा दिया था। इसलिए मैं आकाश से बोली, उस कमरे में नहीं, किसी दूसरे कमरे में चलो। मुझे प्लीज़, तुम्हारी ये तस्वीर भी मुझे घूर रही थी। चलो ठीक है, हम बगल वाले कमरे में चलते हैं। इतना कहकर आकाश कोमल को दूसरे कमरे में ले गया। बिस्तर पर बैठने के बाद आकाश कोमल के पास आकर थोड़ा रोमांटिक होते हुए कोमल के हाथ को पकड़कर बोला, आगे का क्या इरादा है? आकाश प्लीज़ मुझे अब सो जाने दो, मेरा सिर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा है और मेरा मूड भी बहुत ख़राब है। कोमल ने आकाश के गले लगते हुए कहा। तो आकाश बोला, सर दर्द की गोली ले आता हूँ मैं, और मूड तो मुझे आता है कैसे ठीक करना है। सिर दर्द की गोली ले आए और कोमल को दे दी। कोमल आकाश का हाथ पकड़कर बैठ गई। आकाश अब तुम मुझे छोड़कर कमरे से कहीं मत जाना प्लीज़, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। आकाश ने कोमल का सिर पर हाथ फेरा। कुछ समय बाद आकाश कोमल के साथ में ही लेट गया और उसने जैसे ही कोमल को किस किया तो कोमल की आंखें खुल गईं और बोल उठी, आकाश प्लीज़, मेरा सिर फटा जा रहा है और उसमें रोमांस दिखाई दे रहा है। हमारी सुहाग रात है कोमल, आकाश ने दर्द भरे स्वर में कहा। कोमल ने आकाश की ओर देखा और बोली, प्लीज़ मुझे सो जाने दो, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। उसके बाद कोमल ने आंखें बंद की और सोने का प्रयास करने लगी। कुछ ही देर में कोमल को नींद आ गई और मैं गहरी नींद में सो गई। लेकिन आकाश की तो नींद खराब हो चुकी थी। उसने तो मेरी सुहागरात की धज्जियाँ उड़ा दी। इतना ड्रामा करके देखो कैसे आराम से सो रही है। अब आकाश ने मन ही मन सोचा और उसके बाद वह भी सो गया। सुबह आंखें खुली तो आकाश ने देखा कि कोमल अब भी सोई हुई थी। मैं उठा और कमरे के बाहर चला गया। कुछ समय बाद ही कोमल की भी आंखें खुल गईं। आज के दिन की शुरुआत दोनों की ही खराब मूड से हुई, क्योंकि रात में जो कुछ हुआ था उसने उन दोनों को ही बहुत परेशानी में डाल दिया था। उठने के बाद कोमल ने अपना मोबाइल उठाया और अपने पापा को फ़ोन लगाकर उसने वह सारी बातें बताई जो उसके साथ पिछली रात को हुई। कोमल की माँ नहीं थी, क्योंकि वह काफ़ी समय पहले ही एक कार दुर्घटना में भगवान को प्यारी हो गई थी। उसके पिताजी ही उसके सब कुछ हैं। तो कोमल की बातें सुनकर उसके पिता ने कहा, मैं आ रहा हूँ, और फिर कोमल अपने घर के काम में लग गई। करीब करीब 2 घंटे हो चुके थे और अभी तक कोमल के पिताजी नहीं आए, जिनका उसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। काम करते हुए भी उसकी निगाहें दरवाजे की ओर ही थीं। सभी लोग हॉल में बैठे थे और कोमल सभी के लिए चाय लेकर आई थी। चाय देते हुए वह दरवाजे की ओर देखे जा रही थी कि कब दरवाजे की घंटी बजी। आकाश के माता पिता को चाय देने के बाद उसने आकाश के सामने चाय रखी हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी तो वह जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने उसके पिता थे। कोमल ने पिताजी को देखकर बहुत खुशी हुई। कोमल ने अपने पिताजी के पैर छुए और वह दोनों अंदर आ गए। कोमल के पिताजी को वैसे अगले ही दिन घर पर देखकर बाकी सब हैरान थे। उन्होंने कोमल के पिता का अच्छे से स्वागत किया और बाद में उनके आने का कारण पूछा तो राजेंद्र सारी बात बताई।
उनकी बातें सुनते ही आकाश से रहा नहीं गया और वह बोल उठा, पिताजी घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोमल को कोई वहम हुआ है। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। कोमल ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, बेटी आकाश ठीक ही तो कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सब तुम्हारे मन का वहम ही होगा। आकाश के पिता वीरेंद्र शर्मा ने कोमल को समझाने की कोशिश की तो इस पर कोमल थोड़ी भड़क कर बोली, इस घर में चुड़ैल है, आप लोग मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? कोमल बड़ों से ऐसे बात करते हैं, राजेंद्र कोमल को टोकते हुए कहा। कोमल को इस पर गुस्सा आ गया और क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था और वह वहाँ से दौड़ता अपने कमरे में चली गई। बुरा मत मानना, बच्ची है, राजेंद्र ने अनुरोध करते हुए कहा। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? कोमल हमारी भी तो बेटी ही है, वीरेंद्र शर्मा ने बड़े प्यार से बताया। लेकिन भाई साहब, कोमल इतनी ज़्यादा डरी हुई है, हो सकता है सच में कुछ ऐसा हो इस घर में जो उसे डरा रहा है, राजेंद्र ने वीरेंद्र शर्मा को कहा। तो बीच में आकाश बोल उठा, आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बेटा ज़रूर कहो, दोनों ने एक साथ कहा। अरे पिताजी, आप ऐसा करो, कुछ दिन के लिए आप यहीं रुक जाओ और ख़ुद देखो कि यहाँ ऐसा कुछ है या यह सिर्फ कोमल के मन का वहम है। इससे आपके मन को भी संतुष्टि मिल जाएगी और कोमल को भी खुशी होगी। आकाश ने कोमल के पिता को अपनी मन की बात बताई। राजेंद्र जी, कोमल आकाश बिल्कुल सही कह रहा है, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो रुक जाओ। वीरेंद्र शर्मा आकाश की बात से सहमत है। हाँ, बात तो आकाश की बिल्कुल सही है, लेकिन बेटी के घर में रुकना शोभा नहीं देता। भाई साहब, राजेंद्र की ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र शर्मा हंस पड़े और बोले, आप किस ज़माने में जी रहे हो भाई साहब? यह सब पुरानी बातें हैं। और फिर आप तो अपनी बेटी की खुशी के लिए ही तो रुकोगे ना, इसमें बुराई क्या है? अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ। राजेंद्र उन सब की बातों से सहमत हो गए। आप ही कोमल को थोड़ा समझाइए भाई साहब, यह आपकी बात सुनेगी। आकाश की माँ ने राजेंद्र को कहा तो राजेंद्र ने इशारे में सिर हिला दिया और उसके बाद मैं उठकर कोमल के पास चले गए। राजेंद्र ने देखा कि उसकी बेटी कोमल बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। कोमल बेटी, अपने पिताजी की यह सब सुनते हैं। कोमल बिस्तर पर बैठ गई। राजेंद्र जी कोमल के पास जा बैठा। पिताजी, आपको भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? कोमल ने रोते हुए अपने पिता से कहा, बेटी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और इसलिए मैं कुछ दिन अब यहीं रहूँगा तुम्हारे पास, तुम चिंता मत करो। बेटी इतना सुनते ही कोमल के चेहरे पर मुस्कान आई, अपने पिता से लिपट गई। राजेंद्र ने कोमल के आंसू पोंछे और वह उसे समझाते हुए बोला कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का दिन तो ठीक ठाक गुजर गया था, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और सभी ने हंसी खुशी पूरा दिन बातों में निकाल दिया। लेकिन रात अभी बाकी थी। शाम को घर की सफाई करते हुए कोमल ने देखा कि ऊपर वाले एक कमरे पर ताला लगा हुआ था। वह नीचे गई और चाबी का गुच्छा उठा लाई जो उसकी सासू माँ ने दिया था। जल्दी से उस कमरे के पास गई और उसने सोचा कि इस ताले की चाबी भी इन चाबियों में ही होगी और इतना सोचकर मैं बारी बारी से सभी चाबियाँ लगाने लगी, लेकिन किसी भी चाबी से वह ताला नहीं खुला। तभी हवा का एक झोंका आया और दीवार पर लगी एक पेंटिंग नीचे आ गिरी। कोमल ने पेंटिंग को उठाया और दीवार पर लगाने के लिए आगे बढ़ी तो उसने देखा कि जहाँ पर वह पेंटिंग लगी थी उसके नीचे चाबी टंगी हुई थी। उसने यह चाबी उतार ली और पेंटिंग को दीवार पर लगा दिया। शायद चाबी इसी ताले की हो, इतना सोचकर उसने ताले में चाबी लगाई और ताला खुल गया। ताला खुलते ही कोमल को अचानक से बहुत खुशी हुई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। और मैं दरवाज़ा खोलकर उस कमरे के अंदर गई तो उसने देखा कि उस कमरे में चारों ओर जाले लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कई साल से उस कमरे को किसी ने खोला ही ना हो। यह कमरा तो बहुत गंदा हो चुका है, अब तो काफ़ी समय हो गया और उसे साफ़ करने में तो काफ़ी देर लग जाएगी। ऐसा करती हूँ, अभी के लिए तो जाकर खाना बना लेती हूँ, इस कमरे को कल सुबह साफ़ कर लूँगी। इतना सोचकर कोमल उस कमरे को बंद करके नीचे चली गई। खाना बनाने लगी तब सभी ने आराम से खाना खाया और फिर सभी साथ बैठकर बातें करने लगीं। बातों बातों में जब राजेंद्र आकाश के पिता के पास खड़ी छोटी बच्ची के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह बच्ची आकाश की बहन की बेटी है, जिसका कुछ साल पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था और तब से वह बच्ची उन्हीं के साथ रह रही है। कुछ देर बातें करने के बाद आकाश अपने कमरे में चला गया है। कोमल भी ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकी और वह भी कमरे की ओर चली गई। चलते चलते हवा का एक झोंका कोमल के पास से गुजरा और उसी के साथ कोमल की चाल भी बदल गई थी। एक अलग ही देहाती सी चाल चलते हुए कमरे में चली गई जहां आकाश आंख बंद करके लेटा हुआ था। वह आकाश के पास जाकर उसके सिर के पास बैठ गई और अपनी एक हाथ से धीरे धीरे आकाश को सहलाने लगी और इसके बालों को सहलाने लगी। आकाश अभी आंखें बंद करके लेटा हुआ था।
कोमल उसके बालों को सहलाती जा रही थी। कुछ देर तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद ही कोमल ने हाथों से आकाश के बालों को नोचना शुरू कर दिया, जिस पर आकाश ने धीरे से बोला, अरे यार, दर्द हो रहा है, धीरे धीरे करो। अच्छा, तुम्हें दर्द भी होता है क्या? तो कोमल की आवाज़ में भारीपन था और वह उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं लग रही थी। लेकिन शायद आकाश नींद में था तो उसका कोई भी आभास नहीं हुआ। हाँ जी, मुझे दर्द भी होता है। आकाश ने आंखें खोलते हुए कोमल की ओर मुंह करके देखा। अच्छा, तुम क्या जानो दर्द क्या होता है? कोमल ने अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए जैसे ही आकाश की ओर देखा तो आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो कोमल ने आकाश का गला जोर से पकड़ लिया था और मैं उसके गले को जोर से दबा रही थी। कोमल का वह डरावना रूप देखकर आकाश के पसीने छूट रहे थे और वे बहुत घबरा गया। लेकिन जब उसने कोमल की गहरी काली आंखों के अंदर झांका तो उसका डर खौफ में बदल गया और उसकी चीखने की आवाज़ पर घर के बाहर तक जाने लगी। आंगन में बैठी कोमल के पिता और राहुल के आकाश के माता पिता ने जब उसकी चीखें सुनी तो वह सभी तुरंत आकाश के कमरे की ओर दौड़ पड़े। जब वह सभी कमरे के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोमल चीख चीख कर आकाश के गले को बुरी तरह से नोच रही थी और आकाश की चीखें बंद होने के साथ साथ आंखें भी बंद हो चुकी थीं। कोमल के पिता तुरंत कोमल को संभालने के लिए उसकी ओर दौड़ते। कोमल आकाश को छोड़कर कमरे के दूसरे दरवाजे से बाहर की ओर भाग खड़ी हुई और उसके पिता भी उसके पीछे पीछे बाहर चले गए ताकि उसको संभाल सकें। आकाश के माता पिता आकाश के पास जाकर यह देख रोने लगे कि आकाश अब बिल्कुल खामोश था और उधर कोमल पागलों की तरह चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल चुकी थी और उसके पीछे पीछे उसके पिता भी दौड़े जा रहे थे। कुछ ही समय वह दोनों घर से बहुत दूर घने जंगल में पहुंच गए, जहां चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। उधर कोमल तेजी से जंगल की ओर चली जा रही थी और उसके पिता उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में कोमल राजेंद्र की आंखों से ओझल हो गई। जब उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, बेटी कोमल जोर जोर से चिल्लाते हुए राजेंद्र इधर उधर भागने लगा था और अपनी बेटी के लिए उसकी चिंता और बढ़ चुकी थी, क्योंकि कोमल की चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी अब बंद हो गई थी। राजेंद्र को डर था कि कहीं कोमल का सामना किसी जंगली जानवर से ना हो गया हो, इसलिए वह जोर जोर से अपनी बेटी का नाम लेते हुए तेजी से जंगल में इधर उधर भाग रहा था। लेकिन कोमल की कोई खबर नहीं थी। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी जब राजेंद्र को कोमल नहीं दिखी तो वह हार कर एक पेड़ के पास खड़ा हो गया और तलाश भरी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र पास के गड्ढे में पड़ी, जहाँ बहुत बड़ी घास थी और उसी घास में कोमल खामोशी से बैठी हुई थी और घास को सहला रही थी। उसे देखते ही वह तुरंत कोमल को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह कोमल के पास पहुंचा तो कोमल ने गुस्से में उसकी ओर देखा और चिल्लाई, मुझे नफरत है बाप सब से। इतना कहकर वह गुस्से में चिल्लाने लगी, जिसे देखकर राजेंद्र की हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको पकड़। चेहरा काला पड़ने के साथ साथ बहुत डरावना हो चुका था। राजेंद्र उसका यह रूप देखकर पीछे हट गया। उसके पीछे हटते ही कोमल बड़ी मासूमियत से, पापा मुझे बचा लो, इतना बोलकर कोमल फिर से चीखते हुए वहाँ से भाग खड़ी हुई। राजेंद्र काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन कोमल से वह बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे फिर से उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसने अपने मन में ठान ली थी कि अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोमल को पकड़कर घर ले आऊँगा। वह दोनों दौड़े दौड़े जा रहे थे। अब उनके बीच का फासला ज़्यादा नहीं था। कुछ देर हो जाने के बाद में कोमल एक कुएं के पास पहुंच गई। उसने मुड़कर राजेंद्र की ओर देखा और ज़ोर से रोने लगी। राजेंद्र समझ चुका था कि वह उस कुएं में कूदने वाली थी, इसलिए वह चिल्लाया, नहीं बेटी, ऐसा मत करो। कोमल अपने पिता की ओर मुस्कुराई और उसके तुरंत बाद उसने कुएं में छलांग लगा दी। राजेंद्र चिल्लाते हुए कुएं के पास आया और उसने जल्दी से पास में पड़ी रस्सी, जिससे पानी निकालने के लिए किसी ने वहां बांधा हुआ था, उसको पकड़कर उसने भी कुएं में छलांग लगा दी। कोमल की आंखें बंद थी। वहीं राजेंद्र लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कोमल पानी की गहराई में जा रही थी। उसी समय अचानक उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत उसे घूर रही थी। उस औरत को देखकर कोमल बहुत ज़्यादा घबरा गई। घबराहट में उसने पानी से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से चलाने शुरू किए, लेकिन उस औरत ने उसके पैरों को ज़ोर से पकड़ लिया था, इसलिए वह बाहर नहीं जा पा रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह औरत उसे गहराई में ले गई। जैसे ही उस औरत ने कोमल को गहराई में पटका तो कोमल एक बड़े से प्लास्टिक के थैले में जा गिरी, जो पानी में रहने के कारण इतना कमज़ोर हो चुका था कि कोमल उसके ऊपर गिरते ही वह फट गया और एक लाश उससे बाहर निकल आई, जिसे किसी ने काफ़ी समय पहले एक बड़े से पत्थर से बांधकर फेंका हुआ था।
लाश इतनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी कि उसे देखते ही कोमल ने अपना होश खो दिया और एक सफ़ेद रोशनी को देखते देखते आंखें बंद हो गईं। कुछ देर के बाद कोमल की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके पिता ने उसे कुएं से बाहर निकाल दिया और वह लगातार कोमल को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। पापा जल्दी से पुलिस को फ़ोन करें, कोमल ने खुद को संभालते हुए कहा। क्या बात है बेटी, वह सब क्या कह रही हो तुम? राजेंद्र घबराहट में पूछा। पापा ने आपको सारी बात बाद में बताऊंगी, पहले आप जल्दी से पुलिस को बुलाओ। राजेंद्र जल्दी से पास में पड़े उसके कुर्ते की जेब से अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल किया करके जल्दी से उस जगह पर आने के लिए कहा। उसके बाद उसने कोमल को संभाला और उसी के पास बैठ गया। बेटी क्या बात है? राजेंद्र ने उत्सुकता से पूछा। पापा आप अभी यकीन नहीं कर पाओगे, बस कुछ देर रुको, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। किस बात पर यकीन नहीं कर पाऊंगा बेटी, तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, राजेंद्र ने अपना मुंह साफ करते हुए कहा। कुएं में एक लाश है पापा, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कोमल इतना ही बोली थी कि राजेंद्र बोल उठा। कुएं में लाश? हाँ पापा, आप बस थोड़ा इंतज़ार करो, सारी हकीकत आपके सामने होगी। कोमल ने अपने गीले बाल झाड़ते हुए कहा। उधर आकाश के माता पिता ने जब देखा कि आकाश की सांसें अभी चल रही थीं तो उन्होंने जल्दी से पानी का गिलास लेकर उसके चेहरे पर छिड़का तो उसे होश आ गया था। आकाश को उन सभी ने मरा समझ लिया था। उसे जिंदा पाकर उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने उसे पानी पिलाया और बिस्तर पर लिटा दिया। क्या बात हो गई थी बेटा? आकाश की माँ ने आकाश से पूछा तो आकाश ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। वह लगातार दीवार की ओर देखे जा रहा था। आकाश के माता पिता एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच क्या हुआ था, और आकाश को होश होते हुए भी कोई होश नहीं था। कुछ समय बाद ही पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने देखा कि कोमल और उसके पापा कुएं से कुछ दूरी पर बैठे हुए थे। उन्होंने पास जाकर पूछा तो कोमल ने उन्हें कुएं में लाश के होने की बात बताते हुए सारी घटना बताई। पुलिस वालों ने कुछ ही देर में कुएं से लाश को निकाल दिया, लेकिन अभी तक वह एक अज्ञात लाश थी। किसकी हो सकती है वह लाश? कोई सबूत नहीं मिला। उसके आसपास पुलिस अधिकारी ने उन दोनों पुलिस वालों को पूछा जिन्होंने उस लाश को कुएं में बाहर निकाला था। सर, यह घड़ी इस लाश के अपने हाथों में जकड़ रखी थी, लेकिन जब हमने लाश को उठाया तो यह निकल कर गिर गई क्योंकि लाश बिल्कुल गल चुकी है। घड़ी देते हुए पुलिस वाले ने अपने अधिकारी को बताया। सर, मैं जानती हूँ कि यह घड़ी किसकी है और यह लाश किसकी है, कोमल ने आगे आकर कहा। इस पर सभी उसकी ओर हैरानी से देखने लगे। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए आप मेरे साथ चलिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। कोमल ने अपने विचार रखे। विश्वास तो हमें तुम्हारी बातों पर भी नहीं है कि तुम यहाँ आ गईं इस घने जंगल में, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आईं। पुलिस वाले ने कोमल को यूं डंडा दिखाते हुए कहा। सर, आप मेरे साथ चलिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। कोमल ने पुलिस वाले को प्यार से समझाने के लिए कोशिश करते हुए कहा तो यह सभी मान गई और सभी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। वहां से वह सीधे आकाश के घर गए। आकाश को देखते ही कोमल ने चिल्लाते हुए कहा कि यही है कातिल, पूछो कि आखिर वह लड़के जिसने उस कुएं में डाल दिया था। कोमल ने यह सब सुनते ही आकाश और उसके माता पिता का चेहरा उतर गया था। किसकी लाश? कैसी लाश? आकाश ने हैरानी से पूछा। पुलिस वाले ने आकाश की गर्दन को जकड़ लिया क्योंकि कोमल ने पहले ही उन्हें समझा दिया था कि सख्ती से पेश आना। उनके साथ जंगल में पुराने खंडर के पास जो हुआ, उन्होंने तुम्हें किसकी लाश डाली थी? पुलिस वाले ने सख्ती से पूछा। अरे यह क्या बदतमीजी है, आप मेरे बेटे के साथ कैसी बातें कर रहे हो? आकाश के पिता ने गुस्से में आकाश का गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। एक हत्यारे के साथ ऐसे ही पेश आया जाता है, आप एक साइड में खड़े हो जाओ। पुलिस वाले ने गुस्से में आकाश को पिता की ओर धकेल दिया। सर, यह देखिए, इस तस्वीर में जो घड़ी पहनी है यह वही घड़ी है जो लाश के पास मिली है। कोमल ने उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी शादी की पहली रात को उसे घूर रही थी। पुलिस वाले ने दीवार पर लगी तस्वीर को ध्यान से देखा तो समझ गया कि लाश के पास जो घड़ी मिली है यह वही घड़ी है जो आकाश के हाथ में थी। अब चुपचाप सारी बात बताओगे या कुछ और करना पड़ेगा तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए? पुलिस वाले ने आकाश को जोर से धकेला। वह बिस्तर पर गिर गया। आकाश की माँ, जो कब से चुपचाप कोने में खड़ी थी, जोर जोर से रोने लगी। देख, चुपचाप अपने गुनाह कबूल करेगा तो हम तेरी कुछ मदद करेंगे, वरना तुम्हारे साथ बुरे से बुरा भी होगा। पुलिस वाले ने अपनी पिस्तौल निकालते हुए कहा। अरे सर, इसे छोड़ दो, बच्चा है, मुझे लगता है ये अपना गुनाह बता देगा, मारने की क्या ज़रूरत है? साथी पुलिसकर्मी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा।
अरे यार, तुम्हें पता है ना, मुझे उन गुनहगारों से इतनी नफरत है जो अपना गुनाह कबूल नहीं करते। पुलिस अधिकारी ने अपने साथी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आकाश और उसके माता पिता बहुत डरे हुए थे। तभी आकाश की माँ की रोने की आवाज़ तेज हो गई और वह चिल्ला उठी, मैं पहले ही कहती थी कि तुम्हारी औलाद निकम्मी है, इसके कमीनेपन के लिए तुम जिम्मेदार हो। अरे भगवान, भाग्यवान, चुप रहो, क्या बोल रही हो? आकाश के पिता ने दबी हुई आवाज़ में कहा। वह सही चिल्ला रही हैं, अपने गुनाह कबूल करते हुए हम सारी बात बता दो, जिंदा तो रहोगे, वरना तो हमारे सर को आप लोग नहीं जानते हो। पुलिसकर्मी ने उन्हें और ज़्यादा डरा दिया। इसके बाद तो आकाश की माँ को रोकना और भी मुश्किल हो गया था। जिंदा तो रहोगे, अपने सारे गुनाह कबूल कर ले, वरना यहाँ भी ज़िंदगी पूरी नहीं मिलेगी और ऊपर जाकर भी भगवान के कहर से नहीं बच पाएगा बेटा। आकाश की माँ ने जैसे ही यह बात कही, पुलिस वालों ने आकाश को हथकड़ी लगा दी और उसे साथ लेकर जाने लगे। तभी कोमल बोल उठी, अब तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी जो तुमने किया है, उसके लिए कम से कम सभी को सारी बात बता दो। पुलिस वाले रुक गए और आकाश की ओर देखने लगे। उसका नाम प्रिया था, इतना कहकर वह नीचे बैठ गया। की बात सुन लेते हैं, वह इतनी रात हो गई है, करेंगे कुछ देर बाद दिन निकल आएगा। क्या कहते हो तावड़े? पुलिस अधिकारी ने साथी पुलिसकर्मी की ओर देखते हुए कहा। सही कहते हो सर, वैसे भी मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहते ही बड़े सर बिस्तर पर बैठ गए। चल शुरू हो जा। पुलिस वाले ने आकाश को धीरे से डंडा मारते हुए कहा। प्रिया बहुत ही घमंडी लड़की थी। हमने भागकर शादी की थी क्योंकि उसके माता पिता हमारे प्यार के खिलाफ थे। आकाश ने बताना शुरू किया। यह भी बता दो कि वह तुम्हारे प्यार के खिलाफ क्यों थे? कोमल ने उसकी बात काटते हुए कहा तो वह उसको घूरने लगा। ऐसा क्या घूर रहा है, जो पूछा है वह बता। पुलिस वाले ने आकाश की कमर पर डंडा घुमाते हुए कहा। क्योंकि मेरी पहली शादी हो चुकी थी और मेरी पहली पत्नी मर चुकी थी, इसलिए उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि प्रिया मुझसे शादी करे। कोमल को घूरना बंद करके नीचे देखते हुए कहा, बस यही बात थी? यह तो बताओ कि तुम्हारी पहली पत्नी के साथ क्या हुआ था? कि कोमल ने फिर से उसकी बात काटते हुए कहा। तो इस बार पुलिस वाला ही बोल उठा, अरे मैडम, पहले यह मामला तो निपट जाए, बाद में पूछ लेना, थोड़ा रुक जाओ। हाँ तू आगे बता। पुलिस वाले ने आकाश की ओर देखा तो उसने आगे बताना शुरू किया। उस रात में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। उस रात ज़्यादा ही हो गई थी। जब प्रिया हमारे लिए पानी लेकर आई तो मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्त सचिन और अंकित प्रिया को बहुत घूर रहे थे। मैंने उन्हें प्रिया के साथ एक रात रंगीन करने का न्योता दे दिया क्योंकि मुझे अपनी पत्नी को किसी के साथ शेयर करने में कोई परेशानी नहीं थी। इतना गिरा हुआ इंसान है तू, छी है तुझ पर, कोमल ने आकाश को घूरते हुए कहा। अरे मैडम, आप थोड़ा रुको, बाकी बता। पुलिस कोमल को रोकते हुए आकाश को बताने को कहा। मेरे दोनों दोस्त उसके कमरे में चले गए। मैं वहीं शराब पीता रहा। कुछ देर बाद मुझे उसके कमरे से गोली चलने और उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं जैसे तैसे करके उसके कमरे में पहुंचा। मैंने देखा कि उसने खुद को गोली मार ली थी क्योंकि वह घमंडी थी। मेरे दोनों दोस्त भाग गए। मैं बहुत घबरा गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन तभी मेरे पापा आ गए जो मेरी माँ को उनके घर छोड़ने गए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुमने भागकर शादी की है और उसके माता पिता तो कभी आएंगे नहीं, इसलिए इसकी लाश को कहीं ऐसी जगह पर फेंक दो कि किसी को मिले ही नहीं। और मैं प्रिया की लाश को एक बड़े थैले में डालकर कुएं के पास ले गया और एक बड़ा पत्थर बांधकर मैंने उसे कुएं में फेंक दिया। आकाश ने अपनी बात पूरी ही की थी कि पुलिस वाला बोल उठा, कितना समय हुआ है? हमारे 3 महीने पहले की बात है, आकाश ने ऊपर देखते हुए कहा। कैसा है तू साले, 3 महीने हुए नहीं, पहली पत्नी को मारे और तीसरी शादी कर ली। कोमल के पापा ने आकाश को घूरते हुए कहा कि पहली पत्नी के बारे में पूछो, वरना वह मेरा जीना हराम कर देगी, क्योंकि उसने मेरे साथ यह सब इसलिए किया ताकि सभी को उसके बारे में पता चल सके। कोमल ने पुलिस वाले को हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम्हारा जीना हराम कैसे कर देगी? यह तो बोल रहा था कि वह मर चुकी है। पुलिस वाले ने हैरानी से पूछा, वह मर कर भी जिंदा है सर, उसी ने मुझे सारी बात बताई। जब मैं कुएं में गिरी थी मैंने उसे फांसी देकर मार डाला था और उसकी एक बेटी भी है जिसे ये लोग आकाश की बुआ की बेटी कह बताते हैं। कोमल ने अपने मन की बात को सबके सामने रखा। सच बोल रही है यह? पुलिस वाले ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा था। लेकिन वह केस निपट गया था उसके मरने के बाद, लेकिन बाद में हमने उन्हें पैसे देकर समझौता कर लिया था और उन्होंने 12 लाख रुपए देकर केस वापस ले लिया था। आकाश की पूरी बात नहीं हुई थी कि कोमल फिर से बोल उठी, यही बात तो पायल को सबसे ज़्यादा दुखी करती है। अभी ये पायल कौन है? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा।
कोमल बोली, इस कुत्ते की पहली पत्नी जिसने उसे फांसी देकर मार डाला था, उसको यही तो दुख है कि उसके न्याय कहाँ मिला। उसके माँ बाप को तो पैसे मिल गए, लेकिन ना तो उसे न्याय मिला और ना ही आकाश को सज़ा मिली। सारी बात साफ हो गई थी। उसने अपनी पहली पत्नी पायल को मार डाला, जिससे उसकी समझौता हो गया था। उसका तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रिया जिसने कुछ नहीं किया है उसकी सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने इतना कहकर आकाश की गर्दन पकड़ ली और उसे उठाने ही वाला था कि कोमल एक अजीब सी डरावनी आवाज़ें बोल उठी। ठहरो इंस्पेक्टर। बोलने वाली कोमल ही थी, लेकिन आवाज़ कोमल की नहीं थी। उसका चेहरा भी काला पड़ गया था। कोमल में हुए बदलाव को देखकर इंस्पेक्टर ने आकाश की गर्दन छोड़ दी। जितना गुनहगार ये है उतना इसका बाप भी है, जिसके हमेशा इनके गुनाहों पर पर्दा डाला है और इसका बचाव किया है। इसलिए इसको भी गिरफ्तार करना और इसको मेरी बात को अपने कोर्ट तक ले पहुंचाना। ये हर वह बाप जो उतना ही गुनहगार और हत्यारा है जो अपनी बेटी के हत्यारों से पैसे लेकर समझौता कर लेता है। ये सब बताते बताते कोमल हवा में उड़ने लगी थी। ऐसे गुनहगारों को सज़ा भी नहीं मिलती जो दूसरी शादी करते हैं और किसी बेटी की ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं। सोचना, अगर मेरे माता पिता ने मेरी ज़िंदगी का समझौता नहीं किया होता तो आज प्रिया जिंदा होती, क्योंकि वह दरिंदा जेल में सज़ा काट रहा होता, ना कि दूसरी शादी करके किसी और की बेटी की ज़िंदगी से खेल रहा होता। बोलते बोलते ही कोमल के अंदर मौजूद पायल को बहुत गुस्सा आ चुका था और सभी काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि कोमल हवा में लटकी हुई थी और उसकी आवाज़ बेखौफ थी। एक गुजारिश और है आपसे, मेरी बेटी को इन दरिंदों से आज़ाद करवा देना और उसे मेरे माँ बाप के पास भी बिल्कुल मत छोड़ना। उसे अनाथ आश्रम में छोड़ना, ताकि उसे यह एहसास रहे कि वह अनाथ है। और फिर किसी भी बेटी को ऐसे माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं है जो कुछ पैसों के लालच में अपनी बेटी की मौत का समझौता करने से पीछे ना हटें। कोमल वापस ज़मीन पर आ चुकी थी और अब उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। ऐसे हत्यारों को सज़ा ज़रूर मिले। ऐसे लोग ऐसे ही हमारी बेटियों की ज़िंदगी से खेलते रहेंगे और माँ बाप को यह ज़रूर सोचना चाहिए कि कुछ पैसों के लालच में अपनी बेटी की मौत का सौदा ना करें, क्योंकि ऐसा होते ही उन्हें किसी और बेटी की ज़िंदगी से खेलने का मौका मिल जाता है। अपनी बेटी तो वापस नहीं आएगी, यह बात सोचकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन वह लोग यह बात क्यों नहीं सोचते कि ऐसे दरिंदों को सज़ा मिलेगी तो किसी और की बेटी की जान तो नहीं जाएगी। इतना कहते ही कोमल ज़मीन पर गिर पड़ी। राजेंद्र जल्दी से कोमल को संभाला और उसे पानी पिलाया। सूरज की हल्की हल्की रोशनी खिड़कियों से कमरे में झांकने लगी थी। पुलिस आकाश और उसके पिता को गिरफ्तार करके ले गई। कोमल और उसके पिता दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। अपने पिता के साथ चलते चलते कोमल बोली, पापा, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैं अब एक कुंवारी लड़की हूँ। वह 2 रातें मेरे लिए पूरी ज़िंदगी का सबक दे रहे। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि यह 2 रातें हर उस पिता के लिए एक सबक है जो एक बेटी का बाप है। राजेंद्र ने अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहा, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता जैसा पायल के साथ हुआ है, तो क्या आप भी समझौता करके मेरे हत्यारे को दूसरी शादी करके किसी और की बेटी की ज़िंदगी खराब करने का मौका देते पापा? कोमल के यह शब्द सुनते ही राजेंद्र बोल उठा, पहले का नहीं पता बेटी, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं ऐसे हत्यारे को सज़ा दिलवाकर ही सांस लेता। पापा, कुएं में मुझे पायल मिली थी, उसी ने मुझे सारी बातें बताई और उसी ने ऐसे ही बातें करते हुए वे दोनों अपने घर की ओर चले गए। इस किताब में हमें कहानी छोटी ज़रूर है। पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।